हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरेंसिक स्टेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। हमने अब तक जितने भी क्राइम सीन पढ़ा, हमने फिज़िकल एविडेंसेस पढ़ा, उनकी कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, तो उन सभी चीज़ों के लिए मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक प्रिंसिपल्स जो एप्लीकेबल होते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, नेचुरल और मैन मेड, हैज़ एन इंडिविजुअलिटी विच इज़ नॉट डुप्लीकेटेड इन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स. इट इज़ यूनिक. नाइदर द नेचर हैज़ डुप्लीकेटेड इटसेल्फ नोर कैन मैन. मतलब क्राइम सीन में जितनी भी जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल हो, मैन मेड हो, उस सभी ऑब्जेक्ट्स की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती हैं. वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपस में डुप्लीकेट नहीं होता. अब हम इस टर्म को अगर कॉमनली देखें, कॉमन लैंग्वेज में देखें, तो आप लोग कह सकते हो कि अगर जो है कोई एक प्लांट है तो उसके सारे पत्ते कॉमन हैं, या फिर पेन, अगर सेम कंपनी के पेन ले रहे हैं हम तो वो कॉमन है. बट ऐसा नहीं होता. अगर हम उसको फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन सभी चीज़ों में माइन्यूट आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस या कुछ इंडिविजुअलिटी मिल जाती है. और इंडिविजुअलिटी का मेन सबसे कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं आप फिंगरप्रिंट का. फिंगरप्रिंट जो है वो सबसे ज़्यादा एक अच्छा एविडेंस है इंडिविजुअलिटी को प्रूव करने के लिए. क्योंकि अगर हमारे एक ही पर्सन के हाथ के अगर आप 10 उंगलियां देख रहे हैं तो उन सभी उंगलियों का अलग अलग फिंगरप्रिंट पैटर्न मिल रहा है. एंड अगर जो प्रैक्टिकल हुआ है सुपर इम्पोजिशन के लिए फिंगरप्रिंट्स की, तो अगर आपने एक ही पर्सन का एक ही फिंगरप्रिंट का आप फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस ले रहे हैं, तो वो इंक इम्प्रेशन जो आप लेंगे ना, तो वो भी हर इंक इम्प्रेशन आपस में कुछ ना कुछ उसमें अलग होगा. अब आपने एक ही उंगली ली है और एक ही फिंगरप्रिंट पैटर्न है उस पर सेम पर्सन का, तो वो तो सेम आना चाहिए इम्प्रेशंस आप इंक के ले रहे हो. बट नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशंस आएंगे. आपके जो प्रेशर लग रहा है फिंगर का उसमें डिफरेंस आ जाएगा, इंक की डिपोजिशन में आ जाएगा. आपने जिस तरह इंक अपनी फिंगर उस पर रखी एक पैड पे या पेपर पे, उस पर डिफरेंसेस आ जाएंगे. तो ये डिफरेंसेस हर चीज़ में क्रिएट होते हैं. ये जो भी एविडेंसेस हैं हमारा, वो सब अपने आपस में एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखते हैं. ओके, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व इन अ क्राइम हैज़ इंडिविजुअलिटी. तो मतलब क्राइम में जो भी चीज़ इन्वॉल्व हुई है, मतलब अगर कहीं पे आपको, कहीं आप गए, आपको एविडेंसेस के तौर पे हेयर सैंपल्स मिल रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि सभी हेयर सैंपल एक ही उसमें होंगे तो आप सबको एक साथ कलेक्ट कर लोगे. ऐसा नहीं होगा. वो सब अलग अलग अपने आपस में सबकी एक इंडिविजुअलिटी होगी. सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज बताता है व्हेन एवर टू एंटिटीज़ कम इन कॉन्टैक्ट, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ट्रेसेस टेक्स प्लेस. मतलब जब भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी, वो उनके बीच में एक म्यूचुअल एक्सचेंज होगा. अपने जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनका एक म्यूचुअल एक्सचेंज होना हो जाता है. तो ये प्रिंसिपल दिया किसने? ये प्रिंसिपल दिया गया है हमारे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, एडमंड लोकार्ट के द्वारा. और इसीलिए इस प्रिंसिपल को काफ़ी फेमसली कहा जाता है एज द लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. और हमारी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का जितने भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं ना, उसका जो मेन बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. कि अगर कोई भी क्राइम वहाँ पे हुआ है, या कोई भी मतलब वहाँ पे कोई विक्टिम है या कोई कल्प्रिट है, कोई ऑब्जेक्ट यूज्ड हुआ है वहाँ पे, वेपन वगैरह कुछ यूज़ हुआ है, तो उन सब का ये बात मतलब एक ज़रूरी है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब माइक्रो ट्रेसेस के एविडेंसेस वहाँ पे एक्सचेंज हुए होंगे. ये चीज़ है, कॉमन है वहाँ पे. तो जब भी हम कोई भी क्राइम सीन जाते हैं तो हम इसको मोटा मोटा नहीं देखते हैं, हम उसको काफ़ी बारीकी से, ध्यान से नोटिस करते हैं हम एक एक चीज़ को. क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ एविडेंसेस जो हैं आपस में एक्सचेंज हुए होते हैं. तो जो क्रिमिनल जो है ना, मतलब अगर कितना भी शातिर क्रिमिनल हो, मतलब काफ़ी एक नॉलेजेबल क्रिमिनल है, उसने पूरा ध्यान रखा कि हाँ उसने कोई भी इम्प्रेशंस नहीं छोड़ने हैं अपने, बट फिर भी कुछ ना कुछ माइन्यूट ट्रेसेस अगर वहाँ पे उस बंदे की प्रेजेंस है, तो वहाँ पे उसके माइक्रो ट्रेसेस की प्रेजेंस भी हमें मिलती है. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज. अब लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज क्या बताता है?
लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज बताता है हमें कि एवरीथिंग चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, कि हर चीज़ जो है टाइम के साथ चेंज होती रहती है। नथिंग इज़ परमानेंट, इम्यूटेबल और इनवेरिएबल, कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, या भाई वो ऐसी हो कि भाई डिकम्पोज हो जाए या नहीं हो पा रही है, तो कुछ भी है बट वो परमानेंट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे टाइम के साथ में। और जो रेट है चेंजेस आने का वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। अब कोई भी क्राइम सीन है, आपने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो आप उसे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसमें अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। आपने अब किसी बंदे की फिंगरप्रिंट्स, आपने अब किसी बंदे की फ़ोटो ले ली, या किसी ने आपको स्केच बनवा दिया कि हाँ ये ऐसे दिखता था, बंदा इसका ऐसा स्केच था। अब आपने उस केस को काफ़ी टाइम तक वो केस पेंडिंग हो रहा है या सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कुछ साल बाद क्या होगा, अपने आप ही उस पर्सन में चेंजेस आ जाएंगे, तो उसे फिर दोबारा से आइडेंटिफाई करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब आपने किसी का कोई सैम्पल है, आपने बचपन में किसी के हैंडराइटिंग सैम्पल ही ले लो, आप हैंडराइटिंग सैम्पल आपको बचपन वाला मिला है, एंड किसी इनका जो क्राइम हुआ था आपने उसको जब तक वो पनिशेबल टाइम तक आया है तब तक उसकी एज काफ़ी हो चुकी है, वो एक अडल्ट एज आ चुकी है या फिर एक ओल्डर एज आ चुकी है, तो इनके हैंडराइटिंग जो उस टाइम पे जो सैम्पल होंगे वो फिर चेंज हो जाएंगे, प्रोग्रेसिवली वो चेंज हो गई। कोई एविडेंस ही वहाँ पे है, तो वहाँ पे हमने कोई शू इम्प्रेशन का एविडेंस देखा तो हमने उसको ट्रेस कर लिया। अब उस टाइम पे हमने वो एविडेंस ट्रेस किया शू इम्प्रेशन का, बट टाइम के अकॉर्डिंग वो जो पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, वो शू को पहन रहा है, यूज़ कर रहा है, तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर मार्क्स आ जाएंगे उसमें। ओके, तो जो हमें मिला था पैटर्न वहाँ पे, वो उस पैटर्न से वो मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे टाइम के साथ साथ। तो इसलिए ज़रूरी होता है हमें कि हमें जो एविडेंस मिल रहे हैं हम उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम उसको प्रिजर्व करें, एंड उतनी जल्दी हम उस क्राइम को या उस केस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन बताता है ओनली द लाइक्स कैन बी कंपेयर्ड। It emphasizes the necessity of providing like samples and specimens for comparison with the questioned items। मतलब कि जो like samples हैं आप उन्हें ही आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ये कहा गया है। अब जैसे कि आपके पास कोई हैंडराइटिंग सैम्पल है या आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेड सैम्पल है, उसमें वहाँ पे बॉल पेन का यूज़ करा गया है, और अगर आपने कोई एविडेंस वहाँ से कलेक्ट करा या आपने किसी को कहा कि आके लिखिए, तो आपने उनसे जेल पेन से या इंक पेन से आप मटेरियल लिखवा रहे हैं आप उनसे, तो वो चीज़ आपस में वेरिएशंस आएंगी उनमें। बॉल पेन वाली राइटिंग जेल पेन या इंक पेन की राइटिंग से मतलब यूं कि यूं मैच नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। अगर आपको कोई फुट इम्प्रेशन मिल रहा है और वो एक 3D स्ट्रक्चर है, आपने उसका कास्ट बना दिया, अब आप उस 3D स्ट्रक्चर को, उस कास्ट को अगर आप चाहें कि नहीं मुझे एक नॉर्मल शू इम्प्रेशन का आपका 2D स्ट्रक्चर मिला था, आप उससे कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा। 3D को 3D से कंपेयर करना है, 2D इम्प्रेशन को 2D से, नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले से। ओके, अगर आपके पास अगर फिंगरप्रिंट का इम्प्रेशन है इंक पैड का, तो आप इंक पैड वाले को इंक पैड वाले से कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये सब जो डिफरेंस मतलब हो जाता है कि आपको जो चीज़ आपकी लाइक है आप उसी से कंपेयर करोगे। अगर आपको कोई कार्ट्रिज केस मिल रहा है तो आप ये नहीं देखोगे कि हाँ ये कार्ट्रिज केस, इस कार्ट्रिज केस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, कोई भाई अगर आपको कार्ट्रिज केस मिल गया प्लास्टिक का तो आपने जितने प्लास्टिक वाले उनसे कंपेयर कर लिया, नहीं, आप उसे पर्टिकुलर फायर आर्म वाले कार्ट्रिज केस से ही कंपेयर करेंगे। तो जो कंपैरिजन करनी होती है वो लाइक्स के बीच में कंपैरिजन करनी होती है। अगर जो चीज़ें आपस में पहले ही दोनों काफ़ी डिफरेंस हैं तो उन्हें कंपेयर करने का कोई लिंक नहीं बनता, ठीक है, उसमें हमें कोई रिजल्ट आउट नहीं मिलेगा। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस क्या कहता है कि जो एनालिसिस है कैन बी नो बेटर देन द सैम्पल एनालाइज्ड। मतलब अगर हम नॉर्मली ऐसे ही देख के कुछ एनालाइज कर रहे हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं होगी। जो सैम्पल अगर हमें कोई मिल रहा है, हमें कोई एविडेंस मिल रहा है, हम उसकी एनालिसिस कर रहे हैं तो उससे बेटर एनालिसिस और किसी चीज़ की नहीं मानी जाती। ओके,
improper sampling and contamination render the best analysis unless। सबसे अच्छी एनालिसिस हम सिर्फ सैम्पल की कर सकते हैं, अपने एविडेंसेस की कर सकते हैं। अब उस चीज़ को मतलब रिस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है, वो चीज़ हमारी ख़राब होती है अगर हम सैम्पलिंग जो है इम्प्रॉपर सैम्पलिंग करें या फिर उसमें कुछ कंटामिनेशंस आ जाएं, तो वो सब चीज़ जो है हमारी एक प्रॉपर सैम्पलिंग या एनालिसिस होने के लिए रुकावट लाती है। जो ये प्रिंसिपल है ये एम्फेसिस करता है द नेसेसिटी ऑफ करेक्ट सैम्पलिंग एंड करेक्ट पैकिंग फॉर इफ़ेक्टिव एंड वर्थवाइल रिजल्ट। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो एनालिसिस हो रही है सैम्पल की, हमें उसका सही और अच्छा रिज़ल्ट मिले, तो इसके लिए सबसे बेसिक ज़रूरी चीज़ क्या है, नेसेसिटी क्या है इसमें? तो बेसिक नेसेसिटी है इसमें कि हम एक प्रॉपर करेक्ट उसकी पैकिंग करें और अच्छी वाली उसकी सैम्पलिंग, हम अलग एक सैम्पल को हम प्रॉपरली कलेक्ट करें और प्रॉपरली उसकी अलग अलग पैकिंग करें, ताकि जो हमारा सैम्पल है हमें उसका वही रिज़ल्ट मिले। वो मतलब सैम्पल हमारा कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। दो सैम्पल आपस में मिक्स होकर अगर कंटामिनेट हो रहे हैं तो हम उसकी एनालिसिस अच्छे से नहीं कर सकते हैं, वी विल नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बताते हैं कि जितने भी आइडेंटिफिकेशंस हैं, ऑल आइडेंटिफिकेशंस डेफिनेट और इनडेफिनेट आर मेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जो भी हम आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हैं उसे हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी के बेस पे करते हैं। इट डिटरमाइंस द चेंजेस ऑफ अकरेंस of particular event in a particular way out of number of ways in which the event can take place or fail to take place with equal facility। अब हमने प्रोबेबिलिटी लगानी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक मैथ्स का फॉर्मूला है। हमें से प्रोबेबिलिटी लगानी होती है किसी भी क्राइम सीन पे। अगर हमारे पास कोई भी एविडेंसेस हैं तो उसको हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि अच्छा ऐसे आपने कोई क्राइम सीन देखा, आपने देखा वहाँ पे एक डेड बॉडी है, वहाँ पे सारा सामान बिखरा हुआ है, लॉकर खुला हुआ है, ठीक है, विंडो टूटी हुई है, तो आप कैसे उसमें प्रोबेबिलिटी लगाओगे आप, है ना, कि हाँ यहाँ से एंटर हुआ होगा, जो भी हमारा ऑफेंडर है वो यहाँ से एंटर हुआ होगा, उन्होंने ये सब करा होगा, चोरी के लिए करा होगा, लड़ाई में हाथापाई में इनको मार दिया होगा विक्टिम को, फिर वो खिड़की से बाहर गए होंगे। तो हमने क्या प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि अच्छा ये हुआ होगा, तो फिर कितना चांसेस है कि वैसा ही हुआ होगा सीन या फिर कुछ नहीं हुआ होगा वैसा, या कुछ अलग कोई सीन है। तो हम जितना भी हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, जैसे हमने कोई एविडेंस मिला है हमें, तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा अगर हमें कोई ब्लड सैंपल मिल रहा है विक्टिम के पास में, तो हम फिर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि अच्छा ये ब्लड विक्टिम का ही हो सकता है या कल्प्रिट का होगा, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी हम कैसे लगाते हैं कि भाई कितना चांसेस है कि वो हो सकता है और कितना चांसेस है कि वो नहीं हो सकता है। हम उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो होता क्या प्रोबेबिलिटी में, पी जो है हमारा वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी इक्वल्स टू n1, मतलब जो भी हमारा अकरेंस है, हमारे दो केसेस हो गए n1 एंड n2 अकरेंस की, हाँ ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। तो हमने पहले लगाया कि हाँ भाई ये हो सकता है n1 बाय में n1 प्लस में n2, मतलब टोटल जो प्रोबेबिलिटी है टोटल केस और उसके ऊपर अपॉन में आएगा कि हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, हम दोनों चीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ में काउंट करते हैं। और वैसे हमारे पास फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो। अब लाइक्लीहुड रेशियो में क्या होता है, लाइक्लीहुड रेशियो जो है ना ये एक रेवरेंड थॉमस बेस ने दिया था। इसमें इन्होंने कैलकुलेट किया है चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग लाइक्लीहुड रेशियो ऑफ एन अकरेंस। अब उसका उन्होंने लाइक्लीहुड रेशियो निकाला है इसमें। तो उसमें हम सिर्फ बात कर रहे थे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं उसके जितने भी फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। हमने वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती है। हम यहाँ पे साथ में उसके सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं उस चीज़ को होने के लिए या नहीं होने के लिए, हम उन सभी फैक्टर्स को यूज़ आउट कर रहे हैं। और ये मेथड जो है मेनली जो अभी हम अपनी फोरेंसिक लैब्स में फोरेंसिक साइंटिस्ट हमारे रिसेंटली यूज़ करते हैं वो इसी मेथड पर डिपेंड रहते हैं मेनली। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी एक क्राइम सीन हुआ या कोई भी चीज़ हुई तो उसके साथ उसकी सारी प्रोबेबिलिटी को हम इसमें
इंक्लूड आउट कर लेते हैं। मतलब कि हमने जैसे कोई भी क्राइम सीन है तो हमें उसकी इंडिविजुअलिटी मतलब कुछ चांसेस मिले कि उनके पास एक गोल्डन टीथ हैं, उनकी रेड आइज़ हैं, उनकी शॉर्ट हाइट है। तो हमें सारे पॉइंट्स हमें मिले थे। तो अब इस पॉइंट्स को तो हमने जान लिया। अब इस पॉइंट्स को हमने फिर इन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। उन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा हमारा, वो होगा हमारा लाइक्लीहुड रेशियो। तो हम लाइक्लीहुड रेशियो उनकी ऐसे पर्सन के होने के मिलने के कितने परसेंट चांसेस हैं एंड कितने परसेंट चांसेस नहीं हैं, तो हम दोनों कंसिडर करते हैं। तो हम देखते हैं कि कितना यूनिक है वो जो हमें फीचर्स उनके मिले हैं, वो फीचर्स कितने यूनिक हैं, कि कितना परसेंट चांसेस है कि उस बंदे की जो इंडिविजुअलिटी है सभी ग्रुप में हम उसको अलग से पहचान सकते हैं। और जो लाइक्लीहुड रेशियो है इसे कहा जाता है ऑड्स। ओके, और लास्ट है हमारे पास लॉ ऑफ सर्कमटेंशियल फैक्ट्स। अब लॉ ऑफ सर्कमटेंशियल फैक्ट्स क्या कहते हैं कि फैक्ट्स डू नॉट लाई, मैन कैन एंड डू। मतलब कि जो फैक्ट्स हैं हमारे वो झूठ नहीं बोलते, पर आदमी जो इंसान होते हैं वो बोलते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या है, हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्कमटेंशियल एविडेंस इज़ मोर देन द ओरल एविडेंस। तो जो इम्पॉर्टेंस है सर्कमटेंशियल एविडेंस की वो ज़्यादा है देन द ओरल एविडेंसेस से। द ओरल टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस if modified by auto suggestion, external influences, suggestions, description and opinions of others। अब जो हमारी oral testimony है, मतलब जो बंदा आके बयान दे रहा है या जो आई विटनेस बन रहा हो, तो क्या पता वो सीन ऐसा ना हो, मतलब कोई वहाँ पे कोई है, कोई भी हमारी जो भी बॉडी है उनको चाकू लगा हुआ है, ठीक है, तो दूसरा कोई बंदा उन्हें हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँचा एंड उन्होंने जैसे ही वो चाकू निकालने की कोशिश करी या चाकू वो पकड़े हुए थे तो किसी बंदे ने सामने से उन्हें आके देख लिया एंड वो फिर आई विटनेस है वहाँ पे कि नहीं मैंने इन्हें देखा कि इनके हाथ में चाकू था और वो उसे पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने तो इतना ही सीन देखा। ठीक है, तो अब वो उन्होंने उसे मारा या नहीं मारा वो उनके कहने से ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा, एविडेंसेस पे, कि अगर हम चाकू पे फिंगरप्रिंट्स देखने की कोशिश करें या उसको चोट किस टाइम पे लगी थी, कितने टाइम पहले लगी थी, या फिर वो बंदा खुद मतलब कुछ खुद तो बयान जब देंगे जब कोई ज़िंदा होगा, अगर कोई डेथ केस है तो बाकी जो फैक्ट्स हैं वहाँ पे जो एविडेंसेस मिल रहे हैं हम किसी और की प्रेजेंस थी कि नहीं थी उस क्राइम सीन पे, तो हम उन सब चीज़ों से वो फाइंड आउट करेंगे। तो मेनली जो फैक्ट्स होते हैं उन्हें हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं देन द ओरल एविडेंसेस देन द टेस्टिमनी। मटीरियल एविडेंसेस इज़ फ्री फ्रॉम इन्फर्मिटीज़। जो हमारे मटीरियल एविडेंसेस होते हैं वो इन इन्फर्मिटीज़ से फ्री रहते हैं, मतलब उनकी बात तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब कोई बयान देने जा रहा है और भाई उन्होंने शाम को बात करी 2-3 लोगों से, सबने उन्हें कहा कि नहीं ये तो है ही ऐसा, इसको सबको मारता रहता है, इन्होंने ही मर्डर किया, उनका पहले झगड़ा भी हुआ था, लड़ाई भी हुई थी। तो उन्होंने जाके कोर्ट में फिर वही बयान दे दिया कि हाँ इन्होंने ही मारा होगा और ये झगड़ा करते रहते थे उनसे, बट उन्होंने मारा है या नहीं मारा उन्हें वो चीज़ तो नहीं देखी उन्होंने। ओके, या फिर कोई अपना कोई मतलब है कि हाँ चलो मुझे मौका मिला है अब इन्हें फंसाने का तो जाके बयान दे आओ। तो इसलिए मेनली जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो करती हैं फैक्ट्स पे, कि फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते, फैक्ट्स सच्चाई बताते हैं। बट यहाँ पे कई बार केसेस हो जाते हैं कि एविडेंसेस के साथ में कुछ मैनिपुलेशंस करी जाती है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। बट मेनली जो फैक्ट्स होते हैं हमारे वो जो होता है वही चीज़ प्रूव करते हैं। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज फॉरेंसिक साइंस बेसिक्स रिलेटेड, जितने भी हमें लॉज इंपॉर्टेंट है अपने क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ओके, so this is all for today. Thank you everyone.